मैं शुरू से ही खामोश तिबा मगर नखुवत भरी थी। अपने में गुम रहती, किसी से बात करती और न किसी को खातिर में लाती। हमा वक्त ख्यालों में खोई सुनहरे सपनों की परस्तिश में मगन रहती। उन दिनों उम्र 16 साल थी। खूबसूरत और पुरकशिश थी। नौखेज उम्र के इस दौर में पुरजमाल कहलाती थी। फिर क्यों ना खुद परस्त हो जाती। पहले हम पुराने घर में रहते थे। वालिद साहब ने नया मकान खरीदा और हम उसमें शिफ्ट हो गए। कुछ दिन घर को ठीक करने में लग गए। अभी पूरी तरह शिफ्टिंग के कामों की थकन उतरी न थी कि उन्हीं दिनों हमारे चचाजाद की शादी का बुलावा आ गया। जाना लाजिम था। भाग दौड़ करके कुछ नए जोड़े सिलवाए और हम शादी वाले घर पहुंच गए। बहुत सी रिश्तेदार लड़कियां आई थीं, सबसे मुलाकात हुई। सभी ने पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा। उनमें कजन भी शामिल थे। ताहम एक कजन जिससे चची ने खास तौर पर तारुफ करवाया वो अजनबी था। मैंने पहले कभी उसे अपने रिश्तेदारों में नहीं देखा था। उसका नाम फैसल था। पहली ही मुलाकात में वो मुझसे यूं घुल मिलकर बातें करने लगा जैसे बरसों से जानता हो। उसका ये बेतकल्लुफाना अंदाज मुझे नागवार गुजरा। मैं तो यूं भी बहुत ज्यादा लिए दिए रहने वाली लड़की थी। रात को अचानक बिजली चली गई। चची ने कहा, सायरा बेटी अंदर जाकर मोमबत्तियां ले आओ। मैंने सेल फोन की टॉर्च जलाई और कमरे में कदम रखा ही था कि ये लाइट भी बुझ गई और मैं अंधेरे में अलमारी की तरफ जाते हुए किसी से टकरा गई। मैंने कहा, कौन है, नजर नहीं आता क्या? उधर से जवाब आया, कमाल करती है मोहतरमा, कभी अंधेरे में भी नजर आता है। ये साहब भी शायद मोमबत्तियों का डब्बा अलमारी से निकालने आए थे। उसके हाथ में माचिस थी। उसने माचिस की तीली जलाई। मैंने डब्बा निकाला और कमरे से बाहर निकलने लगी तो बोला, एक मोमबत्ती मुझे भी इनायत करती जाइए। चंद मोमबत्तियां उसे थमा दी। अंधेरे में टक्करे मारने से बेहतर था कि उजाले में दोस्ती कर लेती। मुझे सख्त गुस्सा आया। बरहमी से जवाब दिया, दोस्ती लड़कियों से की जाती है, लड़कों से नहीं। मगर अमेरिका में तो हमारी दोस्ती लड़कियों से भी है। ये अमेरिका नहीं है, समझे मिस्टर फैसल? आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर मैं दांत पीसती कमरे से निकल गई। उसका फिक्रा मेरा ताकुब कर रहा था। इतना गुस्सा मत करो मोहतरमा, शादी वाले घर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अगली सुबह सोकर उठी, ऊपर की मंजिल से किसी ने मेरे कदमों में रुक्का फेंक दिया। बताती चलूं कि हम लड़कियां निचली मंजिल, जबकि रिश्तेदार लड़के सब ऊपर की मंजिल में ठहराए गए थे। मैंने चौंकर ऊपर देखा, वहां कोई नजर ना आया तो रुक्का उठा लिया, कमरे में लाकर पढ़ा, रोने बैठ गई। तभी वहां किसी ने झांका। ये फैसल था। मुझे रोता पाकर बोला, अरे क्यों रो रही है? क्या जेवर गुम हो गया है? रुक्का जो अभी तक मेरे हाथ में था उसकी तरफ उछाल दिया। उसने उठाकर पढ़ा और कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? खूबसूरत लड़कियों को ऐसे पैगामात मिलते ही हैं। ठहरो मैं पता करता हूं, ये किस गधे की हरकत है? उसने पता क्या करना था, बात आई गई हो गई। शाम को मेहंदी की रस्म थी। मैंने सूटकेस खोला और चंद जोड़े निकाले। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहनूं। तभी उसने खिड़की से झांका, पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसकी मुदाखलत बेजा पर सख्त गुस्सा आया। सोचा ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। झुंझलाकर कहा, क्या आपको कोई और काम नहीं है जो हर वक्त मेरे ताकुब में रहते हैं? वो कमरे में आ गया। मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा शायद खत वाले मसले पर परेशान है। अभी तक कोई और मसला है तो मदद करूं, क्योंकि हमारे अमेरिका में तो लोग एक दूसरे को परेशान देखकर इसी तरह मदद करते हैं। अच्छा ऐसा करो, मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, सभी लड़कियां यूज कर रही हैं, तो जरा उसे चमका दो। मैंने जलकर कहा, मगर वो ताबेदारी से बोला, जी अच्छा, अभी साफ किए देता हूं। जब वो बाथरूम से निकला उसका हशर बिगड़ा हुआ था। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। खफगी से बोला, क्यों हंस रही हो? क्या मेरे सींग निकल आए हैं? उसे खफा देखकर मैंने कहा, ठहरिए, कहां जा रहे हैं? एक काम और भी है। वो हाँपते हुए बोला, हमारे अमेरिका में सब अपना बाथरूम खुद साफ करते हैं, आप दूसरों से धुलवाती हैं, ये बुरी बात है। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी को रोका। बस एक काम और है। जब एक काम ने मेरा ये हाल कर दिया है तो पता नहीं दूसरा काम कैसा होगा। लगता है दूसरी बारी तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। मैंने संजीदा होकर कहा, असल में परेशान हूं कि इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं। प्लीज मेरी मदद कर दे। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका मूड फौरन ठीक हो गया।
सारे कपड़े देखने के बाद माइयों की तकरीब की मुनासबत से पीला जोड़ा निकालकर अलग कर दिया। कहने लगा, आज ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। मैं हैरान रह गई उसके इंतखाब पर। अमेरिका में रहने के बावजूद उसने तकरीब की मुनासबत से सही रंग का जोड़ा मुंतखब किया था। शब को इस लिबास में सब मुझे देख रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही थी। सहेलियों ने तारीफ की, ताहम मैंने नोट किया वो बहुत इन्हमाक से मुझे देख रहा था। शादी की तकरीब खत्म हो गई और हम घर वापस आ गए। जाने क्यों रह रह कर मुझे फैसल का ख्याल आता रहा। शायद इस वजह से कि वो दूसरे तमाम कज़नों से मुख्तलिफ था। वो मेरे वालिद की चचाजाद बहन का बेटा था और ये लोग अरसे से अमेरिका में मुकीम थे, इसलिए फैसल को पहली बार देखा था। मुझे वो बुरा नहीं लगा। मैं बार बार उसी के बारे सोचा करती। 2 दिन भी न गुजरे कि वो अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आ पहुंचा। ये लोग हमसे मिलने आए थे। अम्मी अब्बू ने खुश दिली से इस्तकबाल किया। मैं अपने कमरे में थी। वो बेतकल्लुफी से मुझे तलाश करता वहां आ गया। मैंने हैरान होकर पूछा, आप कैसे आ गए? जवाब दिया, जल्दी में आए हैं, परसों हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, सोचा आपसे मिलकर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वो मजीद गुफ्तगू जारी रखना चाहता था। अम्मी ने उसी वक्त आवाज दी, सायरा इधर आओ, तुम्हारी पुप्पो आई हैं, इनसे मिलो। मैं तेजी से कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। वो मायूसा हो गया। ताहम मैंने माजरत की और ना पीछे मुड़कर देखा। इस मुख्तसर सी मुलाकात के बाद वो 2 साल तक ना आया। रह रह कर सोचती थी उस रोज 1-2 बातें फैसल से कर लेती तो अच्छा होता। मैंने बहुत बद अखलाकी से काम लिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हर दिन उसका ख्याल आ जाता, अफसुर्दा हो जाती। लेकिन गया वक्त हाथ आता नहीं। जाने वाले कब जल्द लौट कर आते हैं। फैसल को अब एक ख्वाबो ख्याल जैसा था। उसे याद नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उसकी याद आ जाती थी। लगता था फैसल का तसव्वुर ज़हन में पुख्ता हो गया है और अब कभी उसे भुला ना सकूंगी। दुआ करती काश एक बार फिर आ जाए तो उसे मायूस ना करूंगी। वो आम लड़कों जैसा नहीं था, बिल्कुल सीधा सादा बेजरर सा था। मेरी दुआ कबूल हो गई। 2 साल बाद अचानक फैसल और उसके वालिदैन हमेशा के लिए अमेरिका को खैरबाद कहकर वतन लौट आए। मैंने सुना वो सबके घर गए हैं मगर हमारे घर नहीं आए, जबकि मुझे उसका इंतजार था कि जरूर आएगा। तभी हर वक्त मेरे लबों पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। बहुत खुश थी कि जिसका इंतजार था वो आने वाला है। हर लम्हा इंतजार, हर आहट पर नजर, अजब कैफियत थी। खुशी भी थी और कर्बे इंतजार भी, क्योंकि एक तवील अरसा मुंतजिर रहने के बावजूद फैसल के घर वाले हमारी तरफ नहीं आए थे। 2 माह इसी कैफियत में गुजर गए। उन लोगों के पाकिस्तान आ जाने के बावजूद ये कर्बे इंतजार खत्म ना हुआ तो बेचैन घड़ियां बढ़ती चली गईं। फैसल को ना आना था ना आया। लगता था जैसे वो मुझे भूल चुका हो। ताहम एक रोज उसके वालिदैन मिलने हमारे घर आ गए। जी चाहा पूछूं फैसल क्यों नहीं आया, लेकिन सिर्फ अपनी अना बचाने की खातिर मैंने ना पूछा कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे क्यों हो। आंटी ने कहा हम लोग इस्लामाबाद चले गए थे तभी ना आ सके। एक रोज उसका मेरा आमना सामना हो ही गया। अम्मी के साथ बाजार में एक स्टोर पर खड़ी थी कि वो वहां आ गया। बेतकल्लुफी से अम्मी से मुखातिब हुआ, मैं यहां अपने लिए शॉपिंग करने आया था, क्या आप भी शॉपिंग कर रही हैं? फिर उसने मुझे मुखातिब करना चाहा, लेकिन मैंने लाताल्लुकी से मुंह फेर लिया, गोया उसकी बात सुनी ही नहीं। मेरी तरफ से ये एक तरह की नाराजगी का इजहार था कि वो हमारे घर क्यों नहीं आया, लेकिन उसने गलत मतलब लिया। शायद ये समझा कि मैं उसको नापसंद करती हूं, तभी बात करना नहीं चाहती। उसे क्या खबर कि ये दिल लम्हा लम्हा उसके इंतजार में तड़पता रहा है। अल्लाह जाने मेरी कैसी फितरत थी कि जो दिल में होता लबों तक न ला सकती थी। बस अपनी जात में गुम रहती, अपना सर झुका नहीं देख सकती थी। किसी से मुखातिब होना भी चाहती तो सोचती कि पहले वो बात करे। किसी का शिद्दत से इंतजार हो और वो यूं अचानक मिल जाए तो शादी मर्ग जैसी कैफियत हो जाती है। मुझे भी उसे देखकर लम्हा भर को मौत का जैसा गहरा सन्नाटा छा गया और वो उसी लम्हे अम्मी को खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ गया। अब मैं खुद को कोसने लगी कि मेरी शख्सियत में क्या कमी है, इतनी पेचीदा क्यों हूं? क्या मैं अजियत पसंद हूं या खुद पसंदी का शिकार हूं कि उसे घर मदऊ करने का ये सुनहरी मौका भी खो दिया, वरना वो जरूर आ जाता।
अगर मैं हल्का सा इशारा भी कर देती कि मुझे उसका इंतजार था। दुआ करने लगी, काश वो दोबारा पलट आए। जब हम काउंटर पर पेमेंट करने गए, वो वहां खड़ा था। मुझे किन अखियों से देखा। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर ली। तब उससे ना रहा गया, अम्मी का हाथ पकड़कर बोला, चलिए आंटी, आपको आइसक्रीम खिलानी है। वो जबरदस्ती उन्हें ले जाने लगा। लामहला मैं भी अम्मी के पीछे चलती रही और हम आइसक्रीम वाले पोर्शन में चले गए। सब आइसक्रीम खा रहे थे। यहां भी चाहने के बावजूद मैं फैसल को मुखातिब न कर सकी। गहरी चुप मुझे घुन की तरह खा रही थी। 2-3 बार फैसल ने मुझसे बात की और मैं जवाब ना दे पाई तो वो मायूस हो गया। घर आकर फूट फूट कर रोई। खुद से कहा, सायरा की बच्ची, आखिर तुझे हुआ क्या है? देख लेना, यही तेरा रवैया तेरा दुश्मन बनेगा। फिर खुद को तसल्ली दी कि अगर उसकी चाह सच्ची होगी तो खुद ही आ जाएगा। वो नहीं आया। पछतावा रोज बरोज बढ़ने लगा। जी चाहा फोन करके बुला लूं, मगर दिल ने कहा खुद फोन करके हल्की हो जाऊं। मेरी कदरों मंजिलत उसके दिल में होती तो खुद आ जाता, जिसका 2 साल पल पल गिनकर इंतजार किया है। मैं अपनी बेनियाजी और सर्द मोहरी का खुद जवाज तलाश करती रहती, जबकि उसके फरिश्तों को खबर न थी कि मैं उसे दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। अगर सीधी तरह फोन करके उससे शिकवा कर देती कि तुम अमेरिका से तो आ गए, सबको घर मिलने भी गए, हमारे घर क्यों नहीं आए, तो यकीनन वो आ जाता। मैं ही राब्ता क्यों करूं? जिसे आना है खुद आए। गर्ज अपनी बनाई हुई भूल भुलैयों में गुम थी कि उधर एक नया बाब रकम हो गया। एक दिन हमारी चची मिलने आई। उनकी बेटी मारिया साथ थी। उसने बताया कि फैसल हमारे घर आता है और मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। वो बहुत अच्छी बातें करता है, खूब हंसाता है। मेरे वालदैन उसके वालदैन से रिश्ते की बात करने का इरादा रखते हैं। मारिया के मुंह से ये सुनकर मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद ये लोग चले गए, लेकिन मैं अपने कमरे में दीवार से टेक लगाकर उसी तरह देर तक बैठी रही जिस तरह बैठी हुई थी। जब काफी देर बाहर ना निकली, हत्ता के शाम हो गई, तो अम्मी मेरे कमरे में आई। पूछा, सायरा, तेरी तबीयत तो ठीक है? खाना क्यों नहीं खाया? मेरा दिल खाना खाने को नहीं चाह रहा। तो फिर क्या खाना चाहती हो? आइसक्रीम हाउस में जाकर बेख्तियार मुंह से निकल गया। तैयार हो जाओ, मैंने कुछ अशिया लेनी है, वो भी ले लेंगे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि हमें मॉल जाना है। यूं हम वहां गए। दिल को दिल से राह होती है। जब हम आइसक्रीम हाउस पहुंचे तो हैरत हुई कि वहां फैसल मौजूद था। वो अकेला ही था। हमें देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, भागा आया। इधर आ जाइए आंटी, मैं आप ही की कमी महसूस कर रहा था। मालूम न था कि आप यूं अचानक आ जाएंगी। उसकी खुशी दीदनी थी। चलते हुए अम्मी ने कहा, फैसल, तुम यहां मिल जाते हो, याद भी हमें करते हो, लेकिन हमारे घर नहीं आते। जब आप कहेंगी आ जाऊंगा आंटी। ये भी कोई कहने वाली बात है? अभी चले चलो। वो हमारे हमरा आ गया। मैं अपने कमरे में चली गई। दिल ने कहा, वो जरूर तुम्हारे पीछे कमरे में आ जाएगा, लेकिन वो कमरे में नहीं आया। जब मैंने खुद से उसे ना बुलाया तो अम्मी के पास बैठ गया और बातें करने लगा। अब मैं फिर एक हारे हुए ज्वारी की तरह उसकी राह तकती रह गई। उसके जाने के बाद मुझे रोना आ गया कि क्यों खुद जाकर उसके पास नहीं बैठ गई। उसे अज खुद मुखातिब क्यों नहीं किया? उसे मना लेती अगर वो रूठा हुआ था। मगर किस बात से नाराज हुआ? मैंने क्या किया था? अब ये सवाल मुझे परेशान करने लगा। रो रो कर सो गई तो एक सुंदर सपना देखा कि फैसल और मैं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। वो एक बेहद खूबसूरत बाग है, फूलों से भरा हुआ। उसके बाद तो ऐसे सुंदर सपनों का तांता बन गया। रोज ही ख्वाब देखती। अफसोस मैंने उसे पाने की हकीकी कोशिश नहीं की, बस इन्हीं खूबसूरत ख्वाबों में गुम रही। यूं मैं जिंदगी के रमूज ना समझ सकी और वो मुझे ना समझ सका। मुझसे मायूस होकर मारिया की तरफ मुड़ गया तो मारिया ने उसे हाथों हाथ लिया। उसके माँ बाप भी सियाने थे, जिन्होंने बेटी की चाहत को समझते हुए उसका साथ दिया। फैसल और उसके वालदैन की आए दिन दावतें करके उनसे खूब राहो रस्म बढ़ाई। मारिया बेहद होशियार लड़की थी। उसकी अपने मुस्तकबिल पर नजर थी। उसके वालदैन भी अच्छे रिश्ते के मुतलाशी थे और फैसल जैसा अच्छा रिश्ता उन्हें घर बैठे मिल गया था। क्यों हाथ से जाने देते? मैं ख्वाबों की दुनिया की बासी ख्वाबों में ही जीती रह गई और मारिया ने उसे भरपूर तवज्जो देकर मैदान अपने हाथ से जाने ना दिया।
मैं अना की मारी उसके इंतजार में सूखती रह गई और उसने मारिया से मंगनी कर ली। रफ्ता रफ्ता जब वक्त गुजर गया तो अपनी कम मायगी का एहसास सताने लगा। मैं कितनी बेवकूफ थी, सोचों के समंदर में सिसकने लगी, बजाय हकायक का मुकाबला करके मायूसी के अंधेरों में डूबती चली गई। जब फैसल की निगाह चाहत का पैगाम देती तो निगाहें फेर लेती थी, वो मुखातिब होता तो जवाब न देती। मंजिल करीब थी, मैं दूर होती रही। जब मंजिल दूर चली गई तो पछतावे में हलकान होने लगी। सख्त बीमार हो गई, अब चल फिर सकती थी और न कहीं आ जा सकती थी। एक रोज अचानक बेल बजी। अम्मी घर पर न थी, नाचार मुझे उठकर जाना पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर पूछा, कौन है? अम्मी तो घर पर नहीं है। दरअसल मैं किसी को अंदर बुलाने के मूड में नहीं थी। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर एक कार्ड अंदर कर दिया। मैंने कार्ड ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कार्ड को लापरवाही से मेज पर डाला तो तहरीर पर नजर पड़ गई। अंकल और आंटी की तरफ से था। चौंक कर लफाफा खोला। ये फैसल की शादी का कार्ड ना था, मेरी खुशियों की मौत का परवाना था। पता नहीं कौन कार्ड देने आया था, कहीं खुद फैसल तो नहीं था। इस सवाल का अब कोई जवाब न था, क्योंकि मैंने दरवाजा खोलकर आने वाले को देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। यकीनन कोई करीबी रिश्तेदार ही होगा जो कार्ड लेकर आया था। अंकल आंटी खुद ना आए थे, मसरूफ होंगे। कार्ड को कांपते हाथों से टेबल पर रख दिया और खुद बिस्तर पर ढह गई। इसी दम फोन की घंटी बजने लगी। जाने कितनी देर तक बजती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मुझे अपना होश ही कब था कि घंटी की आवाज पर उठती। मैं तो बेसुध पड़ी थी, मुझे होश कहाँ था। वो बड़ा कठिन वक्त था, गुजर गया। फैसल और मारिया एक हो गए। मैं हाथ मलती रह गई। मेरी अनापरस्ती ने मुझे मार डाला। आज भी यही अनापरस्ती मुझे मारती रहती है, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। अगरचे जिंदा नहीं, जिंदा लाश हूं, लेकिन लोगों पर यही जाहिर करती हूं कि मैं जी रही हूं और मुझे कोई गम नहीं है। दिल लगाकर तालीम मुकम्मल की और अब एक कॉलेज में पढ़ाती हूं। अपना मुस्तकबिल तो बना लिया है, अगर अपनी खुशियों को हासिल न कर सकी। मैंने शादी नहीं की। लोग मुझे काबिल और लायक प्रोफेसर कहते हैं, कुछ मुझे कामयाब इंसान भी कहते हैं, मगर मैं हरदम खुद से सवाल करती हूं, क्या मैं वाकई लायक और कामयाब इंसान हूं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।